आज मेरी ओपीडी में 30 साल का रमेश आया, जो पिछले 1.5 साल से मुझे मिल रहा है। 1.5 साल पहले वो मन में उदासी, चीज़ों में इंटरेस्ट न रहना, नींद और भूख में कमी रहना, ऐसे लक्षण लेकर आया था। डिप्रेशन का डायग्नोसिस था उसका। ट्रीटमेंट शुरू किया जिसमें मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी सेशंस शुरू किए। अब 1.5 साल बाद आज जब मैं उसे देखा तो वो पूरी तरह ठीक हो गया था। पिछले 1 महीने से उसकी दवाई बंद थी तो भी उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे और साथ ही काउंसलिंग से भी उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। डिप्रेशन के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरकिशन ममतानी। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ABCD ऑफ मेंटल हेल्थ। देखा गया है कि समाज में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत मिथ्स हैं। उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये चैनल में ये सीरीज़ के माध्यम से हम अवेयरनेस फैलाएंगे और हमारा एम रहेगा समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का जिनको ये मेंटल हेल्थ संबंधित भ्रांतियां हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हिसाब से डिप्रेशन से जितनी डिसेबिलिटी होती है उतनी और कोई बीमारी से नहीं होती है। इंडिया में जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि 5% से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। बट इसमें से कितने लोग ट्रीटमेंट में पहुंच पाते हैं? बहुत ही कम, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी होती है। हम बहुत कैजुअली बोल लेते हैं कि यार आज मेरा मन बहुत उदास है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि हर उदासी डिप्रेशन है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन में बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स एक साथ होते हैं, जिसमें कॉमनली मन का ज़्यादातर समय उदास रहना, कोई चीज़ में इंटरेस्ट न लगना, बहुत थका थका, बहुत एनर्जेटिक कम फील करना, उसके साथ ही काम में ध्यान न लगा पाना, मन में तरह तरह के विचार आना और खास करके नेगेटिव विचार आना, जो कई बार सुइसाइडल थॉट्स यानी आत्महत्या के विचार का भी एक फॉर्म ले सकते हैं। डिप्रेशन के कई पेशेंट्स आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं और मैं अपने सब पेशेंट्स को यही कहता हूँ, सुइसाइड इज़ अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। सुइसाइड एक ऐसी मौत का कारण है जिसको हम रोक सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें और जल्द से जल्द उन्हें ट्रीटमेंट के लिए नज़दीकी साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं। सिम्टम्स की कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसके अलावा नींद में डिस्टर्बेंस होना और भूख में कमी होना, ये भी डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार लोगों को एटिपिकल डिप्रेशन होता है जिसमें नींद और भूख कम होने की बजाय बढ़ भी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिम्टम्स होते क्यों हैं? पुरानी किताबों में हम ऐसा पढ़ते थे कि डिप्रेशन 2 तरीकों का होता है, एंडोजीनस डिप्रेशन और एक्सोजीनस डिप्रेशन या रिएक्टिव डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन मतलब वो पेशेंट की लाइफ में सब कुछ बहुत सही चल रहा है, लेकिन ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। वहीं रिएक्टिव डिप्रेशन जो होता है वो लाइफ में कोई सिचुएशन, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, इन सिचुएशंस की वजह से जो डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं उन्हें रिएक्टिव डिप्रेशन का नाम दिया गया था। आजकल हमारी डिप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग को एक बायो साइको सोशल मॉडल के तहत समझा जा सकता है, जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स सब मिलाकर डिप्रेशन की बीमारी कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी किसी को फैमिली हिस्ट्री होना, अगर आनुवांशिक जिसको हम कहते हैं कि किसी की फैमिली में अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है या कोई भी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की हिस्ट्री रही है तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ब्रेन में कई केमिकल चेंजेस होना, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी कोपिंग स्किल्स ऐसी होती है कि वो लाइफ के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते हैं और उनमें फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। और साथ ही सोशल फैक्टर्स, हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की और फाइनली सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में किस तरह से हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है, हमारे घर में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारे बिजनेस में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारी पेरेंटिंग से लेकर जो हमारे एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब
डिप्रेशन के चांसेस हम में होना बढ़ाते हैं। तो फाइनली बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स मिलकर डिप्रेशन को किसी भी इंसान में कॉज करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में अगर हमें आइडियल ट्रीटमेंट करना है तो इन तीनों एलिमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर हमें ध्यान में रखना है तो बायोलॉजिकल चेंजेस जो आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में हो चुके हैं, उन्हें अगर हमें रिवर्स करना है, उन्हें हमें अगर कंट्रोल करना है तो एंटी डिप्रेसेंट्स नाम की दवाइयाँ हमें शुरू करनी पड़ेंगी। बहुत तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन भ्रांति है लोगों के मन में कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव होते हैं, जो सरासर गलत है। एंटी डिप्रेसेंट्स कभी एडिक्टिव नहीं होते। हाँ, कुछ साइकाइट्रिस्ट इनिशियली एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए जो एडिक्शन कॉज कर सकती हैं, लेकिन एक ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट हमेशा उन दवाइयों को टेपर करते धीरे धीरे करके स्टॉप कर देगा। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप लंबे समय तक ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि उससे लिवर और किडनी को डैमेज होता है, जो फिर से सरासर गलत है। ऐसे कोई दवाई नहीं है एंटी डिप्रेसेंट्स में जो आपके लिवर को बहुत सीरियसली डैमेज करेगा। एंटी डिप्रेसेंट्स यूजुअली बहुत सेफ दवाइयाँ होती हैं और इनके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब लोग पूछते हैं एंटी डिप्रेसेंट का असर आने में कितना समय लगता है, तो मैं कहूँगा लगभग 2 हफ्ते में आप एंटी डिप्रेसेंट का असर देखना शुरू कर सकते हैं। फिर आप अपने साइकाइट्रिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहिए और उसका डोज कैसे बढ़ाना है और वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ मिलकर। अब सवाल ये उठता है कि एंटी डिप्रेसेंट कब तक कंटिन्यू करना है। अगर डिप्रेशन का एक सिंगल एपिसोड रहा है तो साइकाइट्रिस्ट आपके साथ मिलकर डिस्कस करेगा और 6 महीने के अंदर एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से वो दवाई को धीरे धीरे करके कम करके बंद किया जा सकता है। अब दवाइयों के अलावा जो दूसरा कॉमन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, वो है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग। साइकोथेरेपी में आपके कई तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स को टारगेट किया जाता है और आपको प्रमोट किया जाता है किस तरह से आप एक बेटर मेंटल हेल्थ यानी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हैं। साइकोथेरेपी में यूजुअली वीकली सेशंस होते हैं जहां एक साइकाइट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट आपके साथ बैठकर आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगा और उनको कैसे एड्रेस करना है, उनसे कैसे बाहर निकलना है, वो एक जर्नी शुरू होगी। माइल्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन में सिर्फ साइकोथेरेपी ही अपने आप में सक्षम है पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, हमारे नज़दीकी लोग जो इन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं उनको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाएं और उनकी हेल्प कराएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।